नमस्कार। इतिहास श्रृंखला के इस खास 50वें पड़ाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं स्रोतों के एक ऐसे जखीरे में जो हमें प्राचीन भारत का एक बहुत ही अहम दौर गुप्त काल उसकी एक झलक दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा दौर जिसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक दुनिया काफी समृद्ध थी। सही। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से कला, विज्ञान, तकनीक, वास्तुकला, साहित्य और हाँ, उस जमाने में जो विदेशी यात्री आए उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को निकालें। ये सारी जानकारी खास तौर पर जो यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम की होगी। इस दौर को अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं ना, तो आज देखेंगे स्रोतों के आईने में कि ये बात कितनी सही है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है, मतलब हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो स्रोतों में है, उसे समझने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि ए.एल. बाशिम जैसे इतिहासकार मानते भी हैं, ये वो समय था जब भारतीय साहित्य, कला, वास्तुकला, दर्शन इन सब के मानक तय हुए। हालांकि कुछ नए अध्ययन ये भी कहते हैं कि ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, पहले से जो परंपराएं चली आ रही थी बस उन्हीं का निखार था ये। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस युग की कला और सोच ने आगे की सदियों पर अपनी छाप छोड़ी। हाँ, तो इसी स्वर्ण युग वाली बात से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इन शासकों ने कला संस्कृति को काफी बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से मतलब राजनीतिक स्थिरता थी, शाही प्रोत्साहन था, तो कला को फलने फूलने का माहौल मिला। जैसा मैंने कहा, कुछ इतिहासकार इसे शास्त्रीय चरण कहते हैं, लेकिन आजकल इसे पहले के दौर जैसे कुषाण और सातवाहन काल की कलात्मक परंपराओं का परिष्कार या कह लीजिए निखार उसके तौर पर ज्यादा देखा जाता है। और ये समझना भी जरूरी है कि इस दौर की ज्यादातर कला धर्म से ही प्रेरित थी, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो या फिर जैन धर्म। अच्छा, तो मूर्तिकला से शुरू करें। गुप्त काल की मूर्तियों को तो उत्तर भारत की कला का शिखर मानते हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। स्रोतों में एक शब्द आता है शास्त्रीय मर्यादा, क्लासिकल डेकोरम। इसका क्या मतलब हुआ? सही पकड़ा आपने। शास्त्रीय मर्यादा का मतलब है मूर्तियों में खास किस्म का संतुलन, एक शांति और एक आध्यात्मिक आभा। आप देखेंगे चेहरे पर शांत भाव है, शरीर का अनुपात एकदम संतुलित है और एक दिव्य महिमा झलकती है। ये सब गुप्त मूर्तियों की पहचान है। बनाने के लिए मथुरा का गुलाबी या लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होता था, सारनाथ का हल्का पीलापन लिए हुए बलुआ पत्थर। अच्छा। साथ ही धातु का भी इस्तेमाल था, खासकर कांस्य और तांबा और टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी। हाँ, टेराकोटा। इनकी खासियत थी बहुत बारीक नक्काशी। मूर्तियों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे जो पारदर्शी जैसे लगें, और उनके सिर के पीछे एक बड़ा सा सजा हुआ प्रभामंडल होता था। ये स्टाइल कुषाण शैली से ही निकली थी, पर उससे कहीं ज्यादा संतुलित और सधी हुई थी। बहुत मूर्तियों की बात करें तो हाँ, मथुरा और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं बहुत मशहूर हैं। इनमें क्या अलग दिखता है? हाँ, दोनों में थोड़ा फर्क है। मथुरा में बनी बुद्ध की मूर्तियों में शरीर थोड़ा भरा हुआ, मजबूत सा दिखता है। अक्सर दोनों कंधे कपड़े से ढके होते हैं और बाल घने घुंघराले होते हैं। अच्छा। वही सारनाथ वाली मूर्तियों में कपड़े शरीर से एकदम चिपके हुए, पारदर्शी जैसे लगते हैं। शायद ये ज्ञान की निर्मलता और आंतरिक शांति दिखाने के लिए हो। उनका शरीर ज्यादा पतला और सधा हुआ लगता है। धातु की मूर्तियों को कोई खास उदाहरण? हाँ, एक जबरदस्त उदाहरण है सुल्तानगंज, जो बिहार में है। वहां से मिली तांबे की विशाल बुद्ध प्रतिमा। करीब 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है, 5वीं-6ठी शती की। ये उस समय के धातु कारीगरों के हुनर का कमाल का सबूत है। और एनसीईआरटी की किताब भी यही बताती है कि अजंता की गुफाओं में जो ज्यादातर मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं वो गुप्त काल की ही हैं। हाँ। और महाराष्ट्र के फोफनार से जो वाकाटक काल की कांस्य मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी गुप्त शैली का असर साफ दिखता है। और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, उनमें क्या खास था? हिंदू मूर्तियों में एक थीम बहुत पॉपुलर थी, विष्णु का वराह अवतार, जिसमें वो धरती देवी, भूदेवी को समुद्र से बचाते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, वो मैंने देखी हैं तस्वीरें। मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं में एक बहुत बड़ी उभरी हुई नक्काशी है, करीब 401-402 ईस्वी की, और एरन में भी एक अलग खड़ी मूर्ति मिली है, दोनों इसी थीम पर है। इसके अलावा शिव और पार्वती के बहुत खूबसूरत सिर मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में भीतरगांव जैसी जगहों से पक्की मिट्टी के पैनल मिले हैं जिनमें कृष्ण का
अश्वदानव केशी का वध करते हुए दिखाया गया है। अच्छा। जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां भी बनी, खासकर कांस के तीर्थंकरों की। ये अक्सर छोटी होती थीं और कारीगरी बहुत बारीक होती थी, जैसे चौसा बिहार से मिली मूर्तियां। आपने टेराकोटा का जिक्र किया था, पक्की मिट्टी वाली कला। क्या वो भी उतनी ही जरूरी थी? हाँ बिल्कुल, टेराकोटा सस्ता था, आसानी से बन जाता था, तो ये कला आम लोगों में ज्यादा फैली हुई थी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ राजा महाराजाओं तक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहिच्छत्र और भीतरगांव जैसी जगहों पर खुदाई में हजारों टेराकोटा की मूर्तियां खिलौने मिले हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी के सीन हैं, देवी देवता हैं, जानवर हैं, सब कुछ बड़ी खूबसूरती और सादगी से दिखाया गया है। तो ये दिखाता है कि कला सिर्फ राज दरबार या मंदिरों तक सीमित नहीं थी, आम लोगों के जीवन का भी हिस्सा थी। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त मूर्तिकारों ने बाहरी रूप रंग से ज्यादा मूर्ति के अंदर के भाव, उसके आध्यात्मिक सार पर जोर दिया, और इसी शैली का असर पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर जावा जैसे इलाकों की कला पर भी पड़ा। मूर्तियों के साथ साथ चित्रकला भी ली होगी, हालांकि उसके निशान शायद कम बचे हैं। स्रोत क्या कहते हैं, खासकर वो गुफाओं वाली पेंटिंग्स? सही कहा आपने, मूर्तियों के मुकाबले पेंटिंग्स कम बची हैं, लेकिन जो बची हैं वो वाकई कमाल की हैं। ज्यादातर ये भित्ति चित्र है, मतलब दीवारों पर बने चित्र, और इन्हें बनाने की तकनीक थी ड्राई फ्रेस्को, यानी दीवार के सूखे प्लास्टर पर रंग लगाना। अच्छा, ड्राई फ्रेस्को। हाँ, इन पेंटिंग्स में धार्मिक कहानियां, खासकर बुद्ध के जीवन और पिछले जन्मों की कथाएं, जिन्हें जातक कथा कहते हैं। हाँ, जातक कथाएं। वो हैं। फिर राज दरबार के सीन है, शिकार, संगीत, नृत्य, प्रकृति, सब कुछ। और रंग बहुत जीवंत है, रेखाएं एकदम बहती हुई सी हैं और भाव बहुत गहरे दिखते हैं। इसमें अजंता की गुफाएं तो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं ना? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, खासकर गुफा नंबर 16 और 17, जो करीब 5वीं सदी ईस्वी की मानी जाती हैं, वो गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे शानदार उदाहरण है। इनमें जातक कथाओं के बड़े बड़े चित्र हैं, मुख्य किरदारों को बीच में बड़ा दिखाया गया है, और छतों पर भी खूबसूरत सजावट है। क्या पता चलता है इन चित्रों से उस समय के बारे में? बहुत कुछ। शाही जुलूस, नाचने गाने वाले लोग, औरतें, जानवर, इन सबको देखकर उस समय के कपड़ों, गहनों, वाद्य यंत्रों और यहाँ तक कि इमारतों के बारे में भी अंदाजा लगता है। एनसीईआरटी के अनुसार ये एक परिपक्व शैली है, जो शायद उस समय के महलों की सजावट से ही निकली होगी। अच्छा। और अजंता का असर मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं और एलोरा के बाद की गुफाओं पर भी दिखता है। बाघ गुफाओं की पेंटिंग्स में रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य भी ज्यादा मिलते हैं। वैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे पुराने ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि उस जमाने में कपड़े या लकड़ी पर बने छोटे चित्र, मतलब पोर्टेबल पेंटिंग्स, और लोगों के चेहरे के चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने का भी रिवाज था। अच्छा, तो कला सिर्फ दीवारों या मूर्तियों में नहीं थी, इमारतों में भी झलक रही थी। और एक बड़ा बदलाव ये था कि अब मंदिर बनने लगे थे, मतलब चट्टान काटकर नहीं, अलग से ईंट पत्थर के। एकदम सही। यही गुप्तकाल की वास्तुकला की एक बहुत बड़ी देन है, संरचनात्मक हिंदू मंदिरों की शुरुआत। इसी दौर में उत्तर भारत की नागर शैली, जिसकी पहचान वो ऊंचा घुमावदार शिखर होता है, हाँ, कर्व वाला शिखर। हाँ, कर्वीलिनियर शिखर, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसके शिखर सीढ़ीदार पिरामिड जैसे होते हैं। पिरामिड जैसे। हाँ, इनके शुरुआती रूप सामने आए। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि इस वक्त के ज्यादातर मंदिर अभी छोटे और सादे ही थे। मंदिरों के मुख्य हिस्से क्या होते थे? 2 हिस्से खास थे। एक तो गर्भगृह, वो छोटी सी कोठरी जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी, और दूसरा मंडप, यानी गर्भगृह के सामने का हॉल या बरामदा। कुछ खास मंदिरों के उदाहरण हैं इस शुरुआती दौर के, जो परीक्षाओं के लिए भी जरूरी हों? जरूर। सबसे शुरुआती और सरल उदाहरणों में से एक है सांची, मध्य प्रदेश में मंदिर नंबर 17। ये शायद 5वीं सदी की शुरुआत का है। इसकी छत सपाट है, सामने खंभों वाला एक छोटा सा बरामदा है, और खंभों के ऊपर शेर बने हैं। अच्छा, सांची का मंदिर 17। हाँ, थोड़ा बाद का और ज्यादा विकसित मंदिर है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में, दशा अवतार मंदिर। ये शायद 6ठी सदी का है। इसमें दीवारों पर विष्णु के 10 अवतारों को दिखाते हुए पैनल बने हैं, मूर्तियां रखने के लिए आले हैं, और सबसे खास बात, इसमें एक शुरुआती शिखर भी मिलता है। शिखर वाला पहला मंदिर कह सकते हैं। हाँ, शुरुआती शिखर वाले मंदिरों में से एक।
यही बाद के नागर मंदिरों की पहचान बना। और ईंटों से बना सबसे बड़ा मंदिर जो बचा है वो है भीतरगांव, उत्तर प्रदेश का मंदिर। इसकी बाहरी दीवारों पर पक्की मिट्टी की नक्काशी है और छत कुछ कुछ पिरामिड जैसी है। इनके अलावा तिगवा का कंकाली देवी मंदिर और नचना का पार्वती मंदिर, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ये भी इसी दौर के सरल गर्भगृह वाले मंदिरों के उदाहरण हैं। तो क्या पुराने तरीके जैसे गुफाएं बनाना वो बंद हुए थे? नहीं, पूरी तरह नहीं। गुफा वास्तुकला भी चल रही थी। उदयगिरी, मध्य प्रदेश की गुफाएं इसी दौर की हैं। उनमें हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां चट्टानों में ही उकेरी गई हैं। अच्छा। और अजंता एलोरा की मशहूर गुफाएं, वो वैसे तो ज्यादातर वाकाटक राजाओं के समय बनी, लेकिन उनमें बने बौद्ध विहार यानी भिक्षुओं के रहने की जगह और चैत्य यानी पूजा हॉल, उन पर गुप्त कला का गहरा असर दिखता है। स्तूप भी बनते रहे, पर शायद उतने नहीं जितने मौर्य या शुंग काल में बने थे। स्तंभों की बात करें तो एरन में मिले गुप्तकालीन स्तंभ मौर्य काल के चिकने गोल स्तंभों से अलग थे। इनका निचला हिस्सा चौकोर और ऊपर का हिस्सा 8 या 16 कोनों वाला होता था। अच्छा, यानी बहुफलकीय। हाँ, बहुफलकीय। एनसीईआरटी नालंदा में बने शुरुआती मंदिरों का भी जिक्र करता है, जहां प्लास्टर और कांसे की मूर्तियों में गुप्त बौद्ध कला का विकास दिखता है। तो कुल मिलाकर गुप्त वास्तुकला में नयापन तो था, लेकिन इसमें क्षेत्रीय शैलियों का भी योगदान था, और जो इमारतें बची हैं वे ज्यादातर धार्मिक हैं। कला और वास्तु के साथ साथ इस दौर की एक और बड़ी पहचान है शब्द, साहित्य। इसे तो अक्सर गुप्त काल का असली सोना कहा जाता है। स्रोत कहते हैं कि ये संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। इसे क्लासिकल संस्कृत साहित्य का शिखर काल माना जाता है, और इसकी बड़ी वजह थी शाही दरबारों से मिला प्रोत्साहन, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से। कवियों, नाटककारों, विद्वानों, सबको राजाओं का साथ मिला। इस दौर के साहित्य की खासियत है कि इसमें सुंदरता, कला यानी काव्य, उसके साथ साथ जीवन के मूल्य और दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका भी गहरा संगम है। बेहतरीन कविताएं लिखी गईं, नाटक लिखे गए, गद्य कहानियां रची गईं, पुराणों को उनका अंतिम रूप दिया गया, और खगोल, गणित जैसे विषयों पर तकनीकी ग्रंथ मतलब शास्त्र वो भी रचे गए। और इस युग का सबसे बड़ा नाम कालिदास। उनके बारे में स्रोत क्या खास बताते हैं? हाँ, कालिदास, जिन्हें भारत का ही नहीं शायद दुनिया के महानतम कवियों और नाटककारों में गिना जाता है। माना जाता है कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही थे। उनकी रचनाओं में भाषा की मिठास है, कल्पना की उड़ान है, प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन है और इंसानी भावनाओं की गहरी समझ है। उनके नाटक कौन कौन से मशहूर हैं? दुष्यंत और शकुंतला की कहानी जो दुनिया भर में जानी जाती है। हाँ, शकुंतला। फिर मालविका अग्निमित्रम, राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी। और विक्रमोर्वशीयम, राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी। ये तीनों उनके प्रमुख नाटक हैं। और कविताएं? कविताएं भी उतनी ही लाजवाब हैं। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों लिखे, जैसे मेघदूतम। मेघदूत? हाँ, जिसमें एक यक्ष बादल को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है, और इस बहाने पूरे भारत के नज़ारों का क्या अद्भुत वर्णन है। फिर रघुवंशम, जिसमें रघु के वंश यानी राम सहित इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। और कुमार संभवम, जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। बाशम जैसे इतिहासकार कालिदास की रचनाओं में बाहरी सुंदरता और अंदरूनी दार्शनिक गहराई के संतुलन की बहुत तारीफ करते हैं। कालिदास के अलावा और कौन से बड़े लेखक और रचनाएं थीं इस दौर की, जिनका जिक्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है? हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण नाम और रचनाएं हैं जो जरूर पता होनी चाहिए, जैसे विशाखदत्त। इनका लिखा नाटक मुद्रा राक्षस बहुत खास है। मुद्रा राक्षस क्यों खास है ये? क्योंकि ये एक राजनीतिक नाटक है। इसमें रोमांस नहीं बल्कि चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी है। अच्छा, ये तो अलग है। हाँ, फिर है शूद्रक। इनका नाटक मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी। हाँ, ये नाम सुना है। ये अपनी सामाजिक सच्चाई के लिए जाना जाता है। इसमें एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है, लेकिन उसके बहाने
उस समय के शहरी जीवन, अलग अलग तरह के लोग, सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ दिखाया गया है। फिर भारवी हैं, जिनका महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। इसमें अर्जुन और शिकारी के भेष में शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। ये अपनी मुश्किल भाषा और गहरे अर्थों के लिए जाना जाता है। किरातार्जुनीयम, मुश्किल भाषा। हाँ, फिर दंडी हैं, जो गद्य लिखने में माहिर थे। इनका 10 कुमार चरित 10 राजकुमारों के एडवेंचर्स की कहानी है और इन्होंने काव्यादर्श नाम का ग्रंथ भी लिखा, जो काव्य सिद्धांत पर है। दंडी, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। सही। और एक नाम है भास का। वैसे तो माना जाता है कि भास गुप्त काल से पहले हुए थे, लेकिन उनके लिखे नाटक जैसे स्वप्न वासव दत्तम वो गुप्त काल के दरबारों में बहुत पसंद किए जाते थे और खेले जाते थे। अच्छा, भास के नाटक भी पॉपुलर थे। हाँ, ये तो हुई कविता, नाटक, कहानी की बात। क्या धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी इसी दौर में लिखे या संवारे गए? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ इस दौर में। पुराण जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, इनको इसी काल में अंतिम रूप दिया गया, संकलित किया गया। मतलब पुराणों को फाइनल शेप मिला। हाँ, कह सकते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है, इन पुराणों ने हिंदू देवी देवताओं की कहानियां, मिथकों, पूजा पाठ के तरीकों, राजाओं की वंशावलियां, इन सबको एक मानक रूप दिया और आम लोगों तक पहुंचाया। और स्मृतियां? हाँ, स्मृति ग्रंथ भी रचे गए, जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनमें सामाजिक नियम, कानून, संपत्ति के अधिकार वगैरह के बारे में बताया गया है। और वात्स्यायन का लिखा कामसूत्र भी इसी काल का माना जाता है, जो सिर्फ कामुकता पर नहीं बल्कि कला, नागरिक जीवन और सामाजिक व्यवहार पर भी एक ग्रंथ है। कामसूत्र भी इसी समय का है। अच्छा। हाँ, और बौद्ध धर्म में वसुबंधु जैसे महान दार्शनिक हुए, जैन धर्म में सिद्धसेन दिवाकर जैसे विद्वान हुए, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो साहित्य के साथ साथ विज्ञान और तकनीक में भी कुछ खास हो रहा था? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? निश्चित रूप से ये दौर सिर्फ कला और साहित्य का ही नहीं था, विज्ञान और गणित की तरक्की का भी गवाह बना। और इसमें सबसे बड़ा नाम है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट, हाँ, उनका नाम तो सुना है। शून्य का आविष्कार। हाँ, शून्य का प्रयोग, स्थानीय मान प्रणाली मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम की संख्या में अंक का स्थान उसका मान तय करता है। जैसे 1 और 10 में 1 का मान अलग है। बिल्कुल, ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में बताया। साथ ही त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी लिखा। पाई का मान उन्होंने काफी सटीक 3.1416 बताया। और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धूली पर घूमती है। ग्रहों की स्थिति और ग्रहणों की उनकी गणनाएं उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थीं। कमाल है। और वराहमिहिर का नाम भी आता है। हाँ, वराहमिहिर भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका ग्रंथ है बृहद संहिता। ये तो जैसे ज्ञानकोश है, एक एनसाइक्लोपीडिया। बृहद संहिता, इसमें क्या क्या है? क्या नहीं है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष, वास्तुकला, मौसम, रत्न, विवाह, शकुन, अपशकुन, न जाने कितने विषयों पर जानकारी है इसमें। उनकी एक और किताब है पंच सिद्धांतिका। इसमें उन्होंने उस समय भारत में प्रचलित 5 खगोलीय सिद्धांतों का सार दिया है। अच्छा, 5 सिद्धांत। हाँ, इसी दौर में अमर सिंह ने अमरकोश नाम का संस्कृत का शब्दकोश लिखा, जो इतना उपयोगी साबित हुआ कि आज भी इस्तेमाल होता है। अमरकोश, ये तो आज भी चलता है? बिल्कुल। और भाषा के विज्ञान और दर्शन पर भर्तृहरि का लिखा वाक्यपदीय भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप देख सकते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी ये दौर काफी आगे था। इतनी सारी तरक्की, इतनी समृद्धि, ये सब बाहर से आने वालों को भी खींच रही होगी। स्रोतों में एक चीनी यात्री का खास जिक्र है जो इस समय भारत आए थे। हाँ, आप फाहियान की बात कर रहे हैं। फाहियान या फेक्सियन वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। कब आए थे वो? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। करीब 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहे। अच्छा, काफी लंबा समय। क्यों आए थे? उनका मुख्य मकसद था बौद्ध धर्म के असली ग्रंथ खोजना और महात्मा बुद्ध से जुड़े जो पवित्र स्थान हैं, जैसे कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, उनकी यात्रा करना। तो उनकी यात्रा कैसी रही और उन्होंने भारत के बारे में क्या खास बातें लिखी? फाहियान जमीन के रास्ते आए थी, सिल्क रूट से होते हुए उत्तर पश्चिम से। उन्होंने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा,
कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र जो उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, हाँ, पाटलिपुत्र। वाराणसी, बोधगया, ऐसे कई बड़े शहरों और बौद्ध केंद्रों का दौरा किया। पाटलिपुत्र में तो उन्होंने कई साल रहकर संस्कृत सीखी और बौद्ध ग्रंथों की नकल की। अच्छा, संस्कृत भी सीखी? हाँ, फिर वे बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज पकड़कर श्रीलंका गए और वहां से वापस चीन लौटे। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का हाल अपनी किताब बौद्ध राज्यों का वृत्तांत या फोगुओजी में लिखा है, और ये हमें गुप्त काल के भारत के बारे में बहुत कीमती जानकारी देती है। क्या खास देखा उन्होंने यहाँ? कैसा लगा उन्हें गुप्त साम्राज्य? फाहियान ने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य बहुत शांत और खुशहाल था। प्रशासन अच्छा था, टैक्स कम थे और सरकारी दखलंदाजी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने खास तौर पर लिखा कि यहाँ अपराध बहुत कम होते थे, सजाएं ज्यादातर जुर्माने के रूप में थीं और लोग अपने घरों में ताला लगाए बिना भी सुरक्षित महसूस करते थे। बिना ताला लगाए? ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये एक बहुत कुशल प्रशासन और सामाजिक स्थिरता की तरफ इशारा करता है। उनके मुताबिक बौद्ध धर्म खूब फल फूल रहा था, मठों को दान मिलता था, लेकिन हिंदू धर्म भी उतना ही मजबूत था और दोनों धर्मों के लोग शांति से रहते थे। उन्होंने पाटलिपुत्र जैसे बड़े शहरों की तारीफ की, खासकर वहां बने मुफ्त अस्पतालों और दान पुण्य की संस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने ये भी लिखा कि लेन देन में ज्यादातर कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। कौड़ियों का? हाँ, कुल मिलाकर उन्होंने एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और बौद्धिक रूप से जीवंत समाज की तस्वीर पेश की है। तो फाहियान का लिखा वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या सब कुछ पता चल जाता है इससे? नहीं, सीमाएं तो हैं। देखिए, ये गुप्त काल के समाज, प्रशासन और खासकर बौद्ध धर्म की हालत जानने के लिए एक बहुत अहम प्राइमरी सोर्स है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि इतिहासकार उपेंद्र सिंह बताती हैं, फाहियान का नजरिया मुख्य रूप से एक बौद्ध भिक्षु का था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़ी चीजों पर ही ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा। हमें उनके लेखों से प्रशासन का ढांचा कैसा था, सेना कैसी थी, या आम लोगों के जीवन के बहुत से पहलुओं के बारे में उतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं मिलती। मतलब उनका फोकस बौद्ध धर्म पर था। हाँ, वैसे एक और चीनी यात्री थे, इत्सिंग। वो फाहियान के काफी बाद आए थे, 7वीं सदी के अंत में। इत्सिंग? हाँ, इज्जिंग भी कहते हैं। उन्होंने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों का वर्णन किया जो गुप्त काल में ही स्थापित हुए और फले फूले थे। तो इत्सिंग का विवरण भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त काल की शैक्षिक और बौद्धिक विरासत की जानकारी देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों को देखें तो गुप्त काल एकदम से प्रकट हुई कोई अनोखी चीज नहीं थी, बल्कि पहले से चली आ रही चीजों का एक बेहतरीन संगम और विकास था। क्या इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं अब? हाँ, ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार अब इसी नजरिए से देखते हैं। रोमिला थापर जैसे विद्वान इसे पहले की मौर्य, शुंग, कुषाण और सातवाहन परंपराओं का परिष्कार और एक तरह का चरमोत्कर्ष मानते हैं, जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के माहौल में संभव हुआ। अच्छा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे स्रोत भी कहते हैं कि अब इसे भारत के क्लासिकल शिखर से ज्यादा मौजूदा परंपराओं को निखारने और मानक तय करने वाले काल के रूप में देखा जाता है। कला, साहित्य और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में गुप्त काल के योगदान ने एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान बनाई जिसमें आध्यात्मिकता और कलात्मक सुंदरता का गजब का मेल था, और इसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया की बाद की कला और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। तो स्वर्ण युग कहना शायद इस मायने में सही है कि इस दौर ने भविष्य के लिए ऊंचे मानक स्थापित किए। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मानक स्थापित करने वाला युग तो ये था ही। तो ये थी गुप्त काल की कला, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला और उस दौर के समाज पर आधारित स्रोतों की हमारी गहरी पड़ताल। खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि कैसे मूर्तिकला से लेकर मंदिरों तक और कालिदास के नाटकों से लेकर आर्यभट्ट के गणित तक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खास हुआ, जिसे फाहियान जैसे यात्रियों ने भी महसूस किया और लिखा। बिल्कुल, और हमने कोशिश की है कि स्रोतों में मौजूद हर वो छोटी बड़ी तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचे जो यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। चाहे वो किसी मंदिर का नाम हो, किसी लेखक की रचना हो या विज्ञान की कोई खोज, हर बारीक डिटेल को हमने कवर करने की कोशिश की है। और अगर कोई श्रोता भारत के पूरे इतिहास को इसी तरह विस्तार से समझना चाहता है तो हमारी इतिहास श्रृंखला की पूरी प्लेलिस्ट देख सकता है।
ये इस श्रृंखला का, जैसा हमने शुरू में बताया, 50वां अंक था। हाँ, एक पड़ाव है ये। और अंत में, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, ये प्रस्तुति पसंद आई हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और तैयारी करने वाले दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और बेहतर और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।